इससे पहले की वीडियो में हमने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को डिटेल में डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 3 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी भी आर्टिकल को समझने से पहले उस आर्टिकल की मूल भाषा को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ इस स्लाइड में मैंने मूल भाषा जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है उसको मेंशन किया है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। पर अभी मैं आपको इजी लैंग्वेज में आर्टिकल 3 को समझाने वाली हूँ। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, उसके एरिया में चेंज और नेम में चेंज की बात करता है। और ये आर्टिकल जितने भी चेंज है सबका राइट हमारे पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है। और अगर आर्टिकल 3 के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देखें तो यहाँ पे हमें 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। पहला, फॉर्म अ न्यू स्टेट, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। वहीं दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी भी राज्य की एरिया को बढ़ाना। वहीं तीसरा, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मीन्स किसी भी राज्य की एरिया को कम करना। वहीं चौथा, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, मीन्स किसी भी स्टेट की सीमाओं में परिवर्तन करना। वहीं पांचवा, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, मीन्स किसी भी राज्य के नाम को चेंज करना। तो इस तरह ये जो 5 पॉइंट्स हमने देखा, ये सारे 5 पॉइंट्स आर्टिकल 3 में मेंशन है। और इस आधार पर कोई भी चेंज अगर किया जाता है तो उसका सारा राइट ये आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है हमारे पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट को 2 भागों में डिवाइड कर सकता है, किसी भी 2 स्टेट को मर्ज कर सकता है और उस स्टेट को मर्ज करके कोई एक स्टेट भी बना सकता है। साथ ही साथ वो उसकी बाउंड्रीज चेंज कर सकता है और किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकता है। लेकिन जब हम आर्टिकल 3 को पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशंस याद रखने वाली होती हैं, जिसमें पहला होता है कि ऐसा कोई भी बिल जो आर्टिकल 3 के तहत किसी भी स्टेट में कुछ भी चेंज करता है तो ऐसे किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। वहीं इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि संसद में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट उस बिल को संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर में भेजता है। मतलब अगर कोई भी बिल, ऐसा कोई बिल, मान लो वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, उसके नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन से रिलेटेड कोई बिल संसद में गया है, तो ऐसे बिल को प्रेसिडेंट जो है वो पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में भेजेगा, ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट का ओपिनियन जाना जा सके। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि स्टेट का उस बिल से रिलेटेड जो भी ओपिनियन होगा उसे मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है। मतलब ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के ओपिनियन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे सीधे सी बात ये है कि आर्टिकल 3 के संदर्भ में स्टेट के पास अपना कोई राइट नहीं है, वो सिर्फ ओपिनियन दे सकता है। अब इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 3 से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं। इसमें पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी स्टेट में टेरिटरी को चेंज कर सकती है बिना उस स्टेट के कंसेंट के। मतलब अगर कोई पार्लियामेंट किसी स्टेट की टेरिटरी को चेंज कर रही है तो वहाँ पर राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट का एग्जिस्टेंस और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी नहीं देता है। मतलब राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और जो उनकी अविभाज्यता है वो सुनिश्चित नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसलिए इंडिया को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट मीन्स, इसलिए भारत को विभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ कहा जाता है। लेकिन अगर हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की टेरिटरी को विदाउट दैट पर्टिकुलर स्टेट के कंसेंट के चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन और फेडरल स्ट्रक्चर पर हमें हमेशा डिबेट देखने को मिलता है
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 का अगर हम नेचर देखें तो वो यूनिटरी है, मीन्स एकात्मक है, जो यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट के टेरिटरी को चेंज करने का एक्सटेंसिव पावर देता है। लेकिन ऐसा प्रोविज़न रखने के पीछे का अगर हम कारण देखें तो हमें 2 कारण देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है कि इंडियन फेडरेशन जो है वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि वह दूसरे फेडरेशन की तरह इंडिपेंडेंट स्टेट का अलायंस बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मैंने अपने इससे पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। इसलिए हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। वहीं दूसरा, ब्रिटिश टाइम पर स्टेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग किए थे। तो ऐसे में आज़ादी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए बाकी जितने भी स्टेट थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना था। इसलिए आर्टिकल 3 में स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का या उसके नाम में परिवर्तन का या किसी भी तरह के चेंज का प्रोविज़न को बहुत ईजी वे में रखा गया। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि कैसे इंडियन पार्लियामेंट अपनी टेरिटरी के अंदर किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है या किसी भी प्रकार का चेंज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें ये भी देखने को मिलता है कि क्या इंडियन पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वह अपनी टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे दे? क्योंकि अगर हम आर्टिकल 2 को देखें तो आर्टिकल 2 किसी बाहर की टेरिटरी को इंडियन यूनियन में एडमिट और इस्टेब्लिश करने की बात करता है। वहीं आर्टिकल 3 विद इन इंडियन टेरिटरी में डिफरेंट चेंजेस की बात करता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हमें इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को देने के प्रोविज़न कहीं भी नहीं दिखाई देता। लेकिन ये एक डिबेट के रूप में 1960s में बेरोबारी यूनियन केस में दिखाई देता है, जब इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में कुछ इनक्लेव जो थे उनका बंटवारा होता है। बेरोबारी यूनियन केस को समझने से पहले हम बेरोबारी का लोकेशन देखेंगे। बेसिकली बेरोबारी वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता था। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्रीज़ का डिमार्केशन हो रहा था तो सर रेडक्लिफ के द्वारा हो रहा था, और विदाउट नोइंग द जियोग्राफी ऑफ दैट एरिया उन्होंने बाउंड्री डिसाइड कर दी और साथ ही साथ बेरोबारी वाला जो एरिया था उसे इंडिया को दे दिया। लेकिन उन्होंने इसे कहीं भी रिटर्न में मेंशन नहीं किया, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाने की कोशिश की और इस एरिया को क्लेम करना शुरू कर दिया। और इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 1958 में नेहरू नून समझौता होता है। इसे नेहरू नून समझौता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि नेहरू जी उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और फिरोज शाह नून जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। और इस एग्रीमेंट के थ्रू बेरोबारी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के बीच जो कि प्रेजेंट में बांग्लादेश है, इसके बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया गया। लेकिन बाद में इस एग्रीमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है और इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 किसी भी स्टेट को एडमिट, स्टैब्लिश, अल्टर, डिमिनिश करने की बात करता है, पर कहीं भी किसी भी टेरिटरी को सीट करने की बात नहीं करता। यहाँ पे सीट का मतलब होता है उसे किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को दे देना या सौंप देने की बात नहीं करता है। इसलिए इंडियन टेरिटरी को सीट करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसलिए नेहरू नून एग्रीमेंट को इफेक्ट में लाने के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और ऐसा ही समझौता अभी करंट में 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच भी हुआ था, जिसे हम इनक्लेव एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। और हमने वैसे भी मेजॉरिटी वाले वीडियो में ये पढ़ा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आर्टिकल 3 के तहत कोई भी जो चेंज होता है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होता है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने आर्टिकल 3 को डिटेल में डिस्कस किया, साथ ही साथ यूनिटरी और फेडरल फीचर के डिबेट को समझा और बेरोबारी यूनियन की केस को भी डिटेल में समझा।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इस 10 मिनट वीडियो सीरीज़ को इसी तरह कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. दैट विल मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़. टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग.